Hello, students. Now I am talking about the topic voltage regulation. In the last video lecture, you have studied about the synchronous impedance. What is synchronous impedance? That is the and how we measure the synchronous impedance, in which हम लोग ने स्टडी किया ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड उसके द्वारा हम लोग ने जाना कि सिंक्रोनस इम्पीडेंस को कैसे मेजर करते हैं। ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है, व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशन। तो कहीं भी वोल्टेज रेगुलेशन को अगर आप डिफाइन करते हैं कहीं भी, नॉट ओनली इन द केस ऑफ अल्टरनेटर, in the case of transmission line, transformer, okay, any type of electric machines, किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिक मशीन्स लेंगे या कहीं भी, तो वोल्टेज रेगुलेशन यानी कि उसका जो एक्चुअल फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो फिजिकल सिग्निफिकेंस करता है उसके वोल्टेज ड्रॉप के बारे में। यानी कि द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन टेल्स अबाउट द voltage drop in that circuit or in that network. Then हम लोग चाहते हैं कि कोई भी मशीन में जो है वोल्टेज ड्रॉप कम से कम हो, तो इससे एक कंक्लूजन आता है कि वोल्टेज रेगुलेशन जो है ऑलवेज कम से कम होना चाहिए। यानी कि टू ऑब्टेन द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ मशीन, एनी टाइप ऑफ सिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मशीन, डीसी मशीन, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम नेटवर्क, voltage regulation should be low as possible so that हम लोग जो है उसका बेटर परफॉर्मेंस को ऑब्टेन कर सके, है ना। तो इन जनरल अगर हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन को डिफाइन करते हैं, देन वोल्टेज रेगुलेशन इज डिफाइंड एज द राइज इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड, राइज इन वोल्टेज from no load to full load with respect to rated voltage, like that. But the condition is power factor should be given, यानी कि for the given power factor and excitation, voltage regulation may be defined as the rise in voltage from no load to full load with respect to rated voltage. अब चूंकि ये जो है दोनों रेशियो एक वोल्टेज का है, तो आप इसको या तो परसेंटेज से एक्सप्रेस कर सकते हैं या तो पर यूनिट से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि ये पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन हो गया आपका। अगर परसेंटेज में लिखते तो इसमें क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते। ओके, नाउ अगर हम लोग दूसरे टर्म में, दूसरे वर्ड में डिफाइन करना चाहें वोल्टेज रेगुलेशन को, तो वोल्टेज रेगुलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। It is defined as the difference of voltage from no load to full load, no load to full load with respect to rated voltage for the given power factor as well as excitation. Okay, now अब यहाँ पे अगर अल्टरनेटर का केस हो, तो अल्टरनेटर के केस में जो है जो रेटेड वोल्टेज होता है वो रेटेड वोल्टेज होता है क्या, फुल लोड वोल्टेज, है ना। फुल लोड वोल्टेज होता है, तो फुल लोड वोल्टेज होता है, यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं VNL माइनस VFL डिवाइडेड बाई VFL। इन द केस ऑफ अल्टरनेटर, V नो लोड यानी कि इंड्यूस्ड EMF, VFL यानी कि VT, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं EA माइनस VT बाई VT। गॉट इट? दिस इज द केस ऑफ अल्टरनेटर। वही इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर जो है रेटेड वोल्टेज इक्वल टू VNL, है ना। तो डिफरेंट केसेस में जो है हम लोग डिफरेंट बातें करते हैं। नाउ अब यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन में हम लोग डिफाइन जब कर रहे थे तो हम लोग ने क्या बात किया, फॉर द गिवन पावर फैक्टर एंड एक्साइटेशन, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन मस्ट बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट लोड पावर फैक्टर। गॉट इट? यानी कि पावर फैक्टर जैसे जैसे वैरी करेगा वैसे वैसे जो है वोल्टेज रेगुलेशन भी वैरी करेगा। अब यहाँ पे पावर फैक्टर में आपका क्या क्या होता है, सोचो। पावर फैक्टर यूनिटी हो सकता है, जीरो हो सकता है, जीरो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो लैगिंग हो सकता है, लीडिंग हो सकता है ना।
तो ये सारे केसेस में अब अगर आपको इसको याद रखना चाहें तो आप देख सकते हैं, फॉर द यूनिटी पावर फैक्टर एंड लैगिंग पावर फैक्टर पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव विद द इंक्रीज इन लोड। यानी कि जैसे जैसे लोड आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये पॉजिटिव होते जाएगा। एंड यूनिटी पावर फैक्टर या लैगिंग पावर फैक्टर के केस में आप देख सकते हैं ओके वोल्टेज रेगुलेशन मस्ट बी पॉजिटिव। वही अगर आप लीडिंग पावर फैक्टर के केस में देखेंगे ओके, तो लीडिंग पावर फैक्टर के केस में आपका जो है वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव भी हो सकता है ओके, सर्टेन लीडिंग पावर फैक्टर पे जीरो भी हो सकता है। यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन बेटर वे में समझ सकते हैं जब हम लोग ने जो है ट्रांसफार्मर में पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट किया, देन दैट इज एप्सिलॉन आर कॉस फाई 2 ओके प्लस माइनस एप्सिलॉन एक्स साइन फाई 2। जहाँ पे ये पर यूनिट रेसिस्टिव ड्रॉप है, ये पॉजिटिव ड्रॉप है, एंड पॉजिटिव साइन इज यूज फॉर द लैगिंग एंड नेगेटिव साइन इज यूज फॉर द लीडिंग। तो नेगेटिव साइन है तो ये कहीं ना कहीं जीरो हो सकता है। देन फॉर द सर्टेन लीडिंग पावर फैक्टर ओके पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन में भी जीरो, देन इट मस्ट बी रिमेंबर्ड बाय all of you okay for the leading power factor okay for certain leading power factor per unit voltage regulation must be may be zero। got it? यानी कि वो भी विद द इंक्रीज इन लोड, यानी कि जैसे जैसे आप लोड बढ़ाएंगे ओके वैसे वैसे जो है आपका पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन जो है नेगेटिव हो सकता है, साथ साथ जीरो भी हो सकता है ना। अगर हम लोग नो लोड के केस में बात करें, एट नो लोड, नो लोड के केस पे, तो नो लोड के केस में तो VNL फिर बराबर हो जाएगा, यानी कि नो लोड के केस में ये और VT बराबर हो जाएगा। देन वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, देन वोल्टेज रेगुलेशन शुड बी जीरो। यानी कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब कब हो सकता है, देन यू कैन टेल एट द नो लोड कंडीशन और फॉर द सर्टेन लीडिंग पावर फैक्टर ओके द पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन में बी जीरो ओके। निगेटिव तो होना ही होना है ना। For the leading power factor, load per unit voltage regulation must be negative. Okay, may be zero for the certain leading power factor. Now, हम लोग अल्टरनेटर में जो है डिफरेंट केसेस में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जब लोड लगाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट केस में जो है हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पर वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं। नाउ इसी लेटेस्ट कंसीडर द थ्री केसेस ओके। उसके पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि उसका डिस्क्राइबिंग इक्वेशन अल्टरनेटर का है क्या, उसके बाद लैगिंग पावर फैक्टर लोड ये दिस वन, चलो देखते हैं इसको रब करते हैं। नाउ दिस इज द डिस्क्राइबिंग वोल्टेज इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटर, है ना। अल्टरनेटर का जो डिस्क्राइबिंग वोल्टेज इक्वेशन है। नाउ टू फाइंड द वोल्टेज रेगुलेशन फॉर एनी टाइप ऑफ मशीन और सिस्टम, हम लोग क्या चाहते हैं, पहले हम लोग जो है बहुत ज़्यादा ईजी होता है कि अगर हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लें, एंड फेजर डायग्राम इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पावर फैक्टर। देन क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पास जो लोड है वो लैगिंग पावर फैक्टर लोड है, तो फॉर लैगिंग हम लोग जो है रेफरेंस लेते हैं फॉर लैगिंग पावर फैक्टर लोड। सपोज फॉर लैगिंग पावर फैक्टर लोड अगर हम लोग VT को रेफरेंस लिए तो VT एंगल 0 डिग्री है ना, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग IA क्या हो जाएगा, IA एंगल -5 लैगिंग के क्षेत्र में ओके। जब लैगिंग हो गया तो लैगिंग के सेंस में जो है मान लेते हैं यहाँ पे ये VT हो गया ये ओके, लैगिंग है तो ये लैगिंग हो गया हमारा IA बाई एन एंगल फाई। अब इस VT के साथ IARA ऐड करेंगे लाइक द वेक्टर, तो इस VT के हेड में जो है इसका टेल, तो IA इस एंगल में है तो IARA भी इसी एंगल में होगा आई थिंक ओके, इट इज राइट है ना। नाउ प्लस J, तो ये IA के साथ J कंपोनेंट यानी कि ये होगा हमारा JIA, तो इसके पैरेलल में जो है JIA एक्सिस लाइक दैट IA एक्सिस। हम लोग अगर इसको मिला देते हैं देन इट बिकम्स EA ओके। दिस इज द वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए एक फेजर डायग्राम मिल गया। अब यहाँ पे एक मेथड हमारे पास, फर्स्ट मेथड आप इस तरह से कैलकुलेट कर लो। सपोज यहाँ से हम लोग जो है परपेंडिकुलर डाले, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए लाइक दैट है ना। तो परपेंडिकुलर डालने पे जो है हमारे पास कुछ पॉइंट मिल रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट। मान लीजिए ये जो टर्म है हमारे पास O
ए बी सी डी एफ। ओके, नाउ अब यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ ए बी देखिए। इन ट्रायंगल ओ ए बी में क्या है भाई, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ओ बी क्या है, ये ओ ए। अब ओ ए को देखो आप, ओ ए यानी कि भी टी प्लस ये एंगल आपस में सेम हुआ, चूंकि पैरेलल है ये हमारा, है ना। तो ये भी फाई, तो इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ये हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा। तो ये कितना हो गया, पहले भी टी प्लस आई ए आर ए कॉस फाई। अब ये बच गया हमारा, तो ये देखो ये बराबर ये हो गया, और ये इसका जो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब ये देखो यहाँ पे एंगल फाई, तो ये एंगल कितना 90 डिग्री माइनस फाई, तो ये एंगल कितना फाई, है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है आपस में। तो ये फाई, तो ये 90 डिग्री माइनस फाई, तो जब ये 90 डिग्री माइनस फाई, तो इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या हो गया, ये आई ए एक्सिस। तो ये क्या हो गया, आई ए एक्सिस कॉस 90 डिग्री माइनस फाई, ये ओ ए हो गया। अब सिमिलरली ए बी निकालेंगे आप, ए बी यहाँ से यहाँ, तो दिस माइनस दिस हम लोग कर सकते हैं। तो दिस ये क्या है, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। तो वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि ये इसका वर्टिकल, तो आई ए एक्सिस साइन 90 डिग्री माइनस फाइव, है ना, दिस वन। और ये क्या है भाई, ये तो ये है इसका वर्टिकल कंपोनेंट प्लस आई ए आर ए साइन फाइव। बस इसको पुट इसमें कर दिए, तो आपका एक इक्वेशन आ गया, ई ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ए भी टी प्लस आई ए आर ए कॉस फाइव प्लस आई ए एक्सिस साइन फाइव होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर, है ना, प्लस ये साइन 90 डिग्री में कॉस फाइव, तो आई ए आर ए साइन फाइव प्लस आई ए एक्सिस कॉस फाइव। एक मेथड आपका ये हुआ, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं ओके वोल्टेज रेगुलेशन को, इसमें जो भी पैरामीटर है उसको पुटअप करके। एक हमारे पास दूसरा मेथड है, इसको हम लोग रब करते हैं, है ना। ये देखो, अब ये हमारा फेजर डायग्राम ऑलरेडी पहले जैसा है ना। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको बैक करते हैं, ये कहीं ना कहीं इससे मिलेगा, और कोई ये दोनों पैरेलल है, तो ये 90 डिग्री पे मिलेगा यहाँ पे, इससे हम लोग इस पे परपेंडिकुलर डाल दिए, ओके। तो ये ओ, ओके, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये एफ, क्लियर। नाउ इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, लाइक दैट। अब यहाँ देखो ओ बी में क्या है भाई, ये ओ बी इक्वल टू ई ए, ओ ए इक्वल टू क्या हो गया हमारा, नाउ ओ ए। अब इस ओ ए को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाले हैं, तो यहाँ से ये यहाँ तक टर्म क्या होगा भाई, वी टी कॉस फाइव, है ना, वी टी कॉस फाइव प्लस ये टर्म एक्चुअली क्या है, इसके बराबर है ना। तो ये टर्म एक्चुअली क्या है, आई ए आर ए। नाउ ए बी हम लोग निकालेंगे, ए बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो ये दिस क्या है, ये इसके पैरेलल है, और ये इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन है। तो वर्टिकल यानी कि वी टी या फाई एंगल, तो वर्टिकल क्या हो जाएगा, वी टी साइन फाई, ये वी टी साइन फाई प्लस आई ए एक्सिस, ये हो गया आई ए एक्सिस। तो इसको पुटअप करेंगे हम यहाँ पे, तो ई ए स्क्वायर इक्वल टू वी टी कॉस फाइव प्लस आई ए आर ए होल स्क्वायर प्लस वी टी साइन फाइव प्लस आई ए एक्सिस होल स्क्वायर। ये फाइनल हमारा कंक्लूजन है फॉर द लीडिंग पावर, फॉर द लैगिंग पावर फैक्टर लोड। नाउ अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कि रेसिस्टिव के लिए क्या होगा,
तो ऑफकोर्स जब हम लोग रेसिस्टिव बात करेंगे तो फॉर द रेसिस्टिव लोड क्या होना चाहिए, फॉर रेसिस्टिव लोड वोल्टेज VT और IA सेम फेज में होगा। तो सेम फेज में तभी होगा जब फाई एंगल क्या हो गया 0 डिग्री। तो इसमें फॉर रेसिस्टिव लोड जो है अगर आप इसमें पुटअप करेंगे तो EA स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया कॉस फाई, तो कॉस 0 1 VT प्लस IARA होल स्क्वायर, ओके, साइन 0 0 तो IAXS होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो इसका फेजर डायग्राम से भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। फेजर डायग्राम से जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे सिंपल, तो फॉर रेसिस्टिव लोड क्या हो गया सेम फेज में 0 एंगल, ओके। तो ये VT हो गया हमारा, ये IA हो गया, IARA AC के फेज में हो गया, और IAXS J कंपोनेंट है तो इसमें परपेंडिकुलर IAXS, और ये क्या हो गया आपका ये हो गया। अब देखो VT प्लस IARA का होल स्क्वायर बेस हो गया परपेंडिकुलर IAXS का होल स्क्वायर, ये आ रहा है ना। तो आप एक्सप्रेशन से आओ चाहे फेजर डायग्राम से आओ, एक आने के इसको हम लोग जनरलाइज करते हैं, इसको याद करने में भी आसानी है और ये हर जगह यूटिलाइज होता है ऐसे ही ना। अब देखो फॉर द लीडिंग, लैगिंग में क्या था यहाँ पे -φ, लीडिंग में ये क्या हो जाएगा IA इक्वल टू IA एंगल φ। तो अगर हम लोग φ को -φ से रिप्लेस कर दें तो यहाँ पे IA एंगल -φ है, तो φ को -φ तो माइनस माइनस प्लस φ हो जाएगा ये। तो यहाँ पे φ है, φ की जगह पे -φ पुट कर दो आप। तो जब आप पुट करेंगे तो देखो क्या आ रहा है EA स्क्वायर इक्वल टू VT कॉस ऑफ -φ यानी कि कॉस φ IARA होल स्क्वायर, साइन φ ये माइनस में हो गया तो -VT साइन φ प्लस IAXS होल स्क्वायर, ये हो गया लीडिंग के लिए। अब इसको फेजर डायग्राम से भी आप देखो, डोंट वरी, है ना, फेजर डायग्राम से भी आना चाहिए हमारे पास। सपोज VT हमारा रेफरेंस है, ओके। अब ये IA है हमारा, लीड कर रहा है φ एंगल से, तो ये IARA है ना, और ये जो है IARA और ये IAXS, ये जब मिलेगा तो क्या होगा ये VT प्लस IARA प्लस JIXS। अब यहाँ पे देखो इसको परपेंडिकुलर डाल दो आप यहाँ पे, ओके। जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या होगा भाई, ओके। तो हम लोग यहाँ VT है, ओके। इसको और थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, जस्ट 1 मिनट, सो डेट क्या और आपको अच्छे से पता चल पाए। ये VT, ये IA, ये IARA है ना, ये IAXS, ये ओके। नाउ अब यहाँ पे देखो इससे इसको मिला दो, इस पे इसको यहाँ परपेंडिकुलर कर दो, हम लोग ऐसे ही कर रहे थे ना, IA को बढ़ा रहे थे, बढ़ा के मिला दिए। ये एंगल हमारा कितना है φ, ये IA है। तो अब देखो इस एंगल में OAB, ओके। तो यहाँ पे OB इक्वल टू क्या है ये है। अब यहाँ से यहाँ OA, तो OA देखो आप यहाँ पे ये एंगल φ है, तो इसका हॉरिजॉन्टल पोजीशन यहाँ तक क्या होगा VT cos φ। अब ये IARA, ये भी IARA, तो ये IARA हो गया, क्लियर, ओके। अब ये देखो ये हम लोग को लाना है AB, तो AB ये माइनस ये, तो ये हमारे पास क्या है ये और ये दोनों बराबर है। ये हमारा क्या है, ये VT का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, VT साइन φ, ये हो गया। इसको घटा देना है इससे, तो जब आप इसको इससे घटाएंगे तो IAXS माइनस VT साइन φ। तो देखो इसमें पुट करो, देखो सेम सेम आ रहा है। तब देखो यहाँ से भी आप फेजर डायग्राम से भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन हो गया।
आई थिंक नो प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ यू। नाउ हम लोग यहाँ पे एक बात करना चाहते हैं कि व्हाट आर द मेथड्स टू कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन। व्हाट आर द मेथड्स? देन देयर आर 4 मेथड्स। There are 4 methods to calculate the voltage regulation. Okay, then those methods are, then first method जो है हमारा वो है EMF method. Okay, EMF method. EMF method को हम लोग कहते हैं Saturated Synchronous Impedance method. EMF method को Saturated Synchronous Impedance method. Just only for your objective questions or nothing. जब हम लोग इस मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो जो भी वोल्टेज रेगुलेशन इसके द्वारा मेजर्ड होता है, ओके, मेजर्ड, वो ग्रेटर होता है एक्चुअल रियलिस्टिक वैल्यूज, है ना। तो ग्रेटर हो रहा है यानी कि ये ज़्यादा आ रहा है तो खराब है, खराब है यानी कि निगेटिव में है, ये गलत है भाई, है ना। तो इसको हम लोग दूसरा मेथड जो बोलते हैं उसको हम लोग पेसिमिस्टिक मेथड भी बोलते हैं, निराशावादी, यानी कि और ये निगेटिव में चला गया, ये गलत है। परिणाम वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए? और कम से कम होना चाहिए। ओके, ये क्या हो गया? और बढ़ा दिया ये मेथड। तो ये मेथड को फिर हम लोग अडॉप्ट करना बंद कर दिए। दूसरा मेथड है हमारा कौन सा मेथड? एमएमएफ मेथड। ओके, एमएमएफ मेथड, एमएमएफ मेथड जो है उसको हम लोग जो है एम्पियर टर्न मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन है, एक्चुअल वैल्यू जो मेजर कर रहे हैं इससे, उसका वैल्यू इससे कम हो गया, है ना, एक्चुअल वैल्यू से तो कम हो गया तो ज़्यादा अच्छा, ये पॉजिटिव सोच रहा है ना। यानी कि इस मेथड से कैलकुलेट किया हुआ जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो पॉजिटिव आ रहा है। ओके, इन दैट केस हम लोग इस मेथड को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्टिक मेथड। ऑप्टिमिस्टिक मेथड, पॉजिटिव थिंक करने वाला। ओके, उसी तरह हमारे पास तीसरा मेथड है ZPF, जीरो पावर फैक्टर मेथड, जिसको पॉटियर मेथड भी बोलते हैं। इसमें जो रिजल्ट आता है एज कंपेयर टू EMF और MMF, वो मोर रियलिस्टिक रिजल्ट होता है, मोर रियलिस्टिक। ओके, तो मोर रियलिस्टिक रिजल्ट हुआ। तो हम लोग यहाँ पे जो है इसको एडॉप्ट तब तक किए जब तक कि हमारे पास एक और नेक्स्ट मेथड नहीं आ गया है, दैट इज द फोर्थ मेथड, ASA मेथड, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन मेथड। ओके, ये जो है मोस्ट सेटिस्फाइड रिजल्ट दे रहा है जब हम लोग जो है वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इन दैट केस जो है हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं फॉर बोथ टाइप ऑफ अल्टरनेटर, चाहे वो आपका जो है नॉन सैलिएंट हो चाहे वो सैलिएंट मशीन हो। तो इस तरह से लेटेस्ट मेथड में जो हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, दैट इज द ASA मेथड। ओके, नाउ दिस इज द टॉपिक ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर मिलेंगे, है ना, फॉर विद द 2 रिएक्शन थ्योरी। ओके, थैंक यू।